गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। हाँ जी, स्टार्ट हो गया है। ओके, तो एक बार अपन सर क्या करते हैं, जो जहाँ तक पिछली क्लास में करा था वहां तक करेंगे, उसके आगे फिर आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक बार पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। एक दो क्लास का और रह गया ये अगस्त का। ठीक है, फिर ये कंप्लीट कर देंगे हम लोग इसे। हाँ जी, ये तो कल भी डिस्कस कराया था। इसका आंसर बताइए। Recently, President Srimati Draupadi Murmu has given her approval for total how many gallantry awards on the occasion of Independence Day 2023? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर था 76। यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे हैं। आदित्य एल्बन मिशन, ये अभी आया भी था सर। आदित्य एल्बन मिशन, ये अभी एलडीसी के एग्जाम में भी आया था। किससे रिलेटेड है? मरकरी से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है, वीनस से रिलेटेड है, या फिर आपका ये जुपिटर से रिलेटेड है। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं पिंकी जी, अभी हमने स्टार्ट ही किया है। ये सर आपका सन से रिलेटेड है, ये आपका यूडीसी एग्जाम में भी आया था। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग करीब करीब क्वेश्चन नंबर 77 तक डिस्कस कर लिए थे। ये मेडल फॉर एक्सीलेंस हो गया था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये हम लोगों ने डिस्कस करा था। रिसेंटली मोहित कुमार हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 61 केजी कैटेगरी एट द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? इट वाज ऑर्गेनाइज इन जॉर्डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 78। Recently, which of the following organizations has launched the portal उद्गम? उद्गम नाम का पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है? उद्गम की फुल फॉर्म देखें तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखो, अनक्लेम डिपॉजिट से पहले पिछले मंथ ये करंट अफेयर्स में भी हमने कुछ पढ़ा था। तो आपके डिपॉजिट्स कहाँ हो सकते हैं सर? किसके अकाउंट में हो सकते हैं? उसको कौन चेक करे? वैसे क्वेश्चन को देख के डिपॉजिट वर्ड लग गया ना, अनक्लेम डिपॉजिट, ऐसा कुछ फील हो रहा है कि बैंक में आपने बहुत टाइम तक कोई पैसा छोड़ दिया है, उसको आपने वापस नहीं निकाला, तो वो क्या हो गया? अनक्लेम डिपॉजिट हो गया। कुछ इस तरह की बात हो रही है। और अगर बैंक की बात हो रही है, तो बैंक का लीडर कौन है? आरबीआई है। बैंक का बॉस कौन है? आरबीआई है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से आरबीआई होना चाहिए। ठीक है। चलो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर इज बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज योर आरबीआई। तो ये जो उद्गम नाम का पोर्टल है किसने डेवलप किया है, ये आरबीआई ने डेवलप किया है। अभी देखो आरबीआई कर क्या रहा है, आरबीआई जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं बैंक में से उसको साफ करवाने की कोशिश कर रहा है। यानी बैंक में ऐसा बहुत सारा पैसा है जो किसी ने अभी तक क्लेम किया ही नहीं। या तो हो सकता है अब उनकी फैमिली का कोई मेंबर उस अकाउंट को जानता ना हो, या उनकी कोई फैमिली मेंबर अब बचा नहीं है जो उस पैसे को क्लेम करे। तो ऐसा करते करते करोड़ ऑफ मनी अकाउंट बैंक डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में इकट्ठा हो गया है। तो आरबीआई क्या कर रही है, लोगों के लिए आसान बना रही है ताकि वो अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स को एक साथ ढूंढ सके। यानी मान लो आपके 4-5 बैंक अकाउंट थे, आप भूल गए कि इस बैंक में मैंने कितना पैसा छोड़ा था, तो आरबीआई ने एक व्यवस्था कर रखी है कि आपका एक पोर्टल बना दिया जाएगा, उद्गम पोर्टल। वहां से आपके जिस बैंक में जितने डिपॉजिट अनक्लेम्ड होंगे सारी जानकारी आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। इसमें आरबीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये सारी बॉडीज मिलके इस पोर्टल को बना रही हैं। ठीक है। इट विल इनेबल यूजर्स टू ईदर क्लेम द डिपॉजिट अमाउंट और मेक देयर डिपॉजिट अकाउंट ऑपरेटिव एट देयर रेस्पेक्टिव बैंक। ठीक है, दोनों ही चीजें आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर यूज करके आपको इस पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। उसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, उस डिटेल के बाद जितना भी आपका जिस भी बैंक में अनक्लेम डिपॉजिट होगा ये आपको प्रोवाइड कर देगा। अब सवाल आता है सर अनक्लेम डिपॉजिट हम कह किसको रहे हैं, तो आरबीआई ने इसको डिफाइन कर रखा है। आरबीआई ने इसको कह रखा है कि अगर सेविंग और करेंट अकाउंट में अगर आपके पास कोई पैसा 10 साल से इनएक्टिव पड़ा है, ठीक है, यानी कोई अकाउंट है जिसमें 10 साल से पैसा इनएक्टिव पड़ा रखा है, तो एक मिनट रुकिएगा।
हाँ जी, आवाज आ रहा है। एक्चुअली वेरी सॉरी, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे होल्ड करना पड़ा। अभी आवाज क्लियर है ना मेरी आप लोगों तक? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? अभी ठीक है? वेरी सॉरी, कुछ जरूरी काम आ गया था इसकी वजह से जाना पड़ा। ठीक है सर। हाँ, तो अपन कहाँ पर थे? हाँ जी, आवाज आ रहा है। अनक्लेम डिपॉजिट्स की बात कर रहे थे सर। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब सेविंग या करेंट अकाउंट में ऐसा कोई पैसा जो 10 साल से जिस पे कोई ट्रांजैक्शन ही ना हुआ हो, तो वो पैसा अनक्लेम्ड हो जाएगा। या आपने किसी पैसे की एफडी करा रखी थी और उसकी मेच्योरिटी जिस साल पूरी हुई उसके 10 साल तक आपने अपनी एफडी को एज इट इज पड़े रहने दिया, ठीक है, तो इस तरह का जो पैसा है वो अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, किसी का डाउट था कि सर क्या कहते हैं, बैंक अच्छे से रेस्पॉन्स ना करे आप क्लेम करें। देखिए, अगर बैंक के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना और बैंक उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है, तो डायरेक्ट आप आरबीआई पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आरबीआई ओम्बड्समैन सर्विसेज होती हैं, आरबीआई ओम्बड्समैन होता है, ठीक है। वहां पे आप डायरेक्ट आरबीआई को ईमेल वगैरह लिख के, या उनका एक आरबीआई का पोर्टल होता है ओम्बड्समैन करके, अगर बैंक के रिलेटेड आपको कोई शिकायत करनी है तो आप डायरेक्ट आरबीआई से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, पहले तो कोशिश करिए, अगर बैंक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट ब्रांच के मैनेजर से जाके बात करिए। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो आप सीनियर लेवल पे बैंक के सीनियर को अप्रोच कर सकते हैं। फिर भी बात नहीं बनती तो आप डायरेक्ट आरबीआई को भी अप्रोच कर सकते हैं। ये सुविधा आपको आरबीआई प्रोवाइड करता है। जिस्टा जी, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, तो शुरुआत से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। आप लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा जो पोर्शन छूट गया है, ठीक है। यही तो सर आपका फायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस का। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज इंट्रोड्यूस्ड द फ्लड वॉच ऐप? फ्लड वॉच ऐप किसने बनाया सर? आईएमडीबी ने बनाया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने बनाया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने बनाया है, या सेंट्रल वाटर कमीशन ने बनाया? बताइए सर। तो फ्लड वॉच ऐप की अगर हम बात करें तो ये बनाया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। देखो, नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये फ्लड से रिलेटेड कुछ है, फ्लड को रोकने के लिए कुछ इस तरह का ऐप बनाया गया है। तो इस ऐप को बनाने का सर पर्पस यही है कि फ्लड्स को फोरकास्ट किया जा सके। फोरकास्ट मतलब उसके बारे में, मान लो किसी जगह पर अगर बाढ़ आने वाली है तो एडवांस में वहां के आसपास के लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके ताकि वो फ्लड से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन पहले से ही मजबूत कर सके, ठीक है। तो ये आपका जो ऐप है ये सेंट्रल वाटर कमीशन हैंडल करता है। इंडिया में कौन कौन से एरियाज फ्लड के लिए कितना पोटेंशियल रखते हैं, जैसे कौन से एरियाज है जहां पर फ्लड आने के सबसे ज्यादा चांसेस है उनको ये रेड मार्क कर देगा, जहां पे थोड़े से कम है उनको ऑरेंज, जहां पे लगभग नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा खतरा है उनको येलो, और जहां पे कोई खास चांसेस नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, उनको ग्रीन मार्क करके ये एरिया आइडेंटिफाई करता है कौन सा फ्लड प्रोन एरियाज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टेट वाइज फोरकास्ट भी, और बेसिन वाइज आपका ये पूरा फ्लड फोरकास्ट देता है 24 आवर्स तक का। तो ये आपको मतलब एक तरीके से फ्लड प्रिवेंशन के लिए हेल्प में काम आएगा आपका ये फ्लड वॉच ऐप, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या कर रही है, तो जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो आप इस ऐप को जिक्र कर सकते हैं कि हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका सरकार ने एक फ्लड वॉच ऐप बनाया है जिसके मदद से हम फ्लड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो लोगों को पहले से अवेयर कर देगा इन केस अगर कहीं फ्लड आने वाला है तो, ठीक है। तो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 80।
Recently, Indian Space Research Organization has collaborated with which of the following organizations for joint development of radio thermoelectric generators? इसरो ने कोलैबोरेट किया है सर रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स के साथ। सॉरी, इसरो ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है? इसरो ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स? बताइए सर करेक्ट आंसर। हाँ जी, ये आपका जो करंट अफेयर्स है ये आपका एपीएसएसबी और एपीपीएससी के दोनों ही एग्जाम्स में ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एपीएसएसबी एपीपीएससी दोनों में ही यहाँ गाइड करेगा आपको ये करंट अफेयर्स। अच्छा, आप लोगों में से आज फर्स्ट क्लास किस किस का है? तो जो लोग भी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो वो ध्यान रखें, ये करंट अफेयर्स आपको मई 2023 से स्टार्ट करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स का पीडीएफ और आप लोगों को पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया है, दोबारा फिर से भेज दिया जाएगा, ठीक है। वहां से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये मई 2023 से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो जो करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुका है उसका वीडियो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग अगस्त का डिस्कस करें, ठीक है। चलिए, तो इसरो ने रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया है? ये किया है बार्क के साथ कोलैबोरेट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सर रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते क्या है। देखो, अभी जो हम लोग स्पेस में मिशन भेज हैं, जैसे चंद्रयान गया आपका, पीएसएलवी जाता है, चंद्रयान कौन से लॉन्च व्हीकल से गया? जीएसएलवी व्हीकल से लॉन्च गया, ठीक है। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? आपने देखा होगा एक बड़ा सा रॉकेट होता है, ठीक है। इसरो के पास एक बड़ा सा रॉकेट होता है जिसको वो लॉन्च करते हैं और उसी के अंदर आपका क्या होता है? सैटेलाइट होता है जिसे उन्हें स्पेस में भेजना होता है। तो जिस व्हीकल में रख के उस सैटेलाइट को भेजते हैं उस व्हीकल को क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल। डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी उसके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे एएसएलवी, एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, अलग अलग कैटेगरी। जो सबसे हैवी वाला होता है वो होता है जीएसएलवी, जिससे आपका चंद्रयान 3 भेजा गया था। अब इसमें जो फ्यूल होता है वो एज ए फ्यूल हम यूज क्या करते हैं? तो देखो, इसमें आपका 3 स्टेज फ्यूल होता है, मतलब सॉलिड फ्यूल भी यूज होता है, ठीक है, लिक्विड फ्यूल भी यूज होता है और आपका क्रायोजेनिक फ्यूल भी यूज होता है। सॉलिड फ्यूल जैसे कि आपका मान लो, जैसे आपने देखा होगा ना बारूद होता है, ठीक है। बारूद क्या है? जैसे जो गन पाउडर की अगर हम बात करें, बारूद होता है, बारूद को अगर आप आग लगाओ तो धमाका हो सकता है, तो वो बारूद क्या है? एक तरीके का सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। उसी तरह से आप लिक्विड फ्यूल तो जानते ही हो। क्रायोजेनिक फ्यूल सर किसे कहते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को, लिक्विड नाइट्रोजन एट नेगेटिव टेम्परेचर, इसको कहते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है वो क्रायोजेनिक फ्यूल सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। सबसे ज्यादा दूर तक के मिशन को कामयाब करने के लिए हम लोग क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन क्रायोजेनिक फ्यूल की भी अपनी एक लिमिट होती है। तो अब ये सोचा जा रहा है ऐसा फ्यूल यूज किया जाए जो और दूर तक चले और ज्यादा एफिशिएंट चले और ज्यादा लंबे मिशन को पूरा कर सके। यानी ये सारे जो फ्यूल आप यूज करते हो इनकी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आगे आपको ये नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर हमें डीप स्पेस मिशन करने और ज्यादा दूर तक जाना है तो हमें ऐसे फ्यूल्स यूज करने पड़ेंगे जिनकी एफिशिएंसी ये कंपैरेटिव इन फ्यूल से ज्यादा हो। तो उसी तरह के फ्यूल्स यूज करने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स बना रहे हैं। रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या है? इसमें एज ए फ्यूल आप यूज करोगे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जैसे प्लूटोनियम 238 यूज होगा, स्ट्रोंशियम 90 यूज होगा, जो आपको हीट एमिट करेंगे और टाइमली डिके होंगे और उस हीट की मदद से हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आपका जो लॉन्च व्हीकल है उसे प्रोपेल करेंगे और उसको पावर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करे जाएंगे। रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा? आपका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनको हीट करेगा और उनकी हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा। थर्मो मतलब हीट, तो हीट को किस में बदल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहा है, इसीलिए इनको कह रहे हैं रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स।
तो ये जो रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होंगे, इनकी जो आपका कैपेबिलिटी है, ये कंपेयर टू जो करंट फ्यूल्स है उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो कन्वेंशनल जो हम लोग केमिकल इंजन यूज करते हैं, उनकी कंपैरिजन में ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होने वाले हैं। तो हम ऐसे दूर इलाकों में भी अपने स्पेस मिशन कर पाएंगे जहां पर हम नहीं पहुंच पाते हैं ड्यू टू द लो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, क्योंकि वहां पर फ्यूल की कमी होती है। और कुछ एरियाज ऐसे जहां पर सन रेज नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सोलर पैनल लगाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिस्टेंट रीजन्स में आपको सोलर पावर भी काम नहीं आएगा। तो डीप स्पेस मिशन करने के लिए हम लोग अब केमिकल इंजन से आगे बढ़ के किसकी तरफ जा रहे हैं, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट एज ए फ्यूल यूज होगा, और इंडिया में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन डील करता है सर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डील करता है। इसीलिए इसरो ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, तो हम लोग आगे बढ़े। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 81 करिए। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल या फिर बैंगलोर? देखिए क्वेश्चन नंबर 81 वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ रखने का पर्पज है इंडिया फर्स्ट। अगर इंडिया में कोई चीज पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपका रखा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया सर आपको बैंगलोर में। देखो पोस्ट ऑफिस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर 3D प्रिंटेड है, तो 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या है सर? देखो होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपको मान लो ये क्यूब बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? मान लो एक बोर्ड आपने ऐसे रखा, फिर एक बोर्ड आपने ऐसे असेंबल किया, फिर इधर एक असेंबल किया, फिर एक ऊपर असेंबल किया, तब जाके आपका क्या बन गया सर, एक क्यूब बन गया। ठीक है, इसी तरह से तो बनेगा सर। अगर आपको ये बनाना है तो आपने क्या करा, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, एक ये इस तरह से रखा, फिर ये इस तरह से रखा, फिर इनको मिला दिया, ये क्या बन गया सर, एक क्यूब। तो इसमें आपने क्या करा, असेंबल करा, ये पोर्शन अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, और इन सबको असेंबल करके आपने एक ब्लॉक बना दिया। घर ऐसे ही बनते हैं ना सर, पहले हम फ्लोर बनाते हैं, पिलर्स खड़े करते हैं, फिर उस पर लेंटर डाल देते हैं और हमारा घर बन के तैयार। जनरली जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसी तरह से करते हैं। या एक आर्किटेक्चर होता था पुराने जमाने में, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या होता था, उसमें एक पत्थर ले लिया जाता था, उसी को काट काट के एक स्कल्पचर या मूर्ति या कोई मंदिर, आपको ऐसे रॉक कट आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, वो आपको पुराने जमाने में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या करते, आपका एक बड़ी सी बस पत्थर है, उस पत्थर में ही कटिंग करी जाती है, उस पत्थर की कटिंग कर करके एक मूर्ति बनाई गई या मंदिर बनाए गए, वो रॉक कट आर्किटेक्चर है, वो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाती, क्योंकि आपने उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब एक नई तरीके की मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, उसमें आप क्या करोगे, सिंपल एक प्रिंटर लगाओगे। मान लो आपको ये क्यूबॉइड प्रिंट करना है, उसमें क्यूबॉइड बनाना है, तो उसमें आपको असेंबल करने की जरूरत नहीं है, उसमें जो आपकी प्रिंटिंग होगी वो लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होगी। ठीक है,
एक लेयर आपने इस तरह से वो प्रिंटर आपका प्रिंट करेगा, उसी के ऊपर एक और लेयर प्रिंट कर देगा, फिर उसी के ऊपर एक और लेयर प्रिंट कर देगा, अनटिल जब तक आपका इस तरह का ब्लॉक बन के तैयार नहीं हो जाता है। तो इसी तरह की जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, 3D प्रिंटिंग। जैसे ये लेयर ये इस तरह से प्रिंट करेगा, फिर ये दूसरी लेयर करेगा, फिर ये तीसरी, इस तरह से करते करते ये आप देख रहे हो पूरा प्रोडक्ट ये प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो आपका इंडिया का जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस है वो भी आपका इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, इसी को कहते हैं 3D प्रिंटिंग। तो ये पहला ऑफिस कहाँ बनाया गया है, पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग से, इट इज इन बैंगलोर। ठीक है सर, दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, 3D प्रिंटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी, 3D प्रिंटिंग का फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। आने वाला दौर कहा जाता है अब ये 3D प्रिंटिंग का ही होगा, इसमें आप बहुत एफिशिएंटली और बहुत टाइमली चीजों को डेवलप कर सकते हो। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यूनियन मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज लॉन्च्ड द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इन गांधीनगर। It will be managed by which of the following organizations? नावम जी, 0.01 के आपने रिवीजन के लिए छोड़ा है तो अच्छी बात है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर, यानी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, उन्होंने गांधीनगर में। तो इसको कौन मैनेज करेगा? वर्ल्ड बैंक मैनेज करेगा, WHO मैनेज करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मैनेज करेगा, या फिर आपका नीति आयोग मैनेज करेगा? चलो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज WHO। ठीक है, इसको कौन मैनेज करेगा सर? आपका WHO मैनेज करेगा। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, तो सर सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है डिजिटल हेल्थ। इसमें सर जो मुद्दा समझ में आ रहा है कि डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव किया गया, तो ये डिजिटल हेल्थ कहेंगे किसको हम सर? ये डिजिटल हेल्थ का मतलब क्या है? देखो, डिजिटल हेल्थ का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग योर हेल्थ। ठीक है, डिजिटल हेल्थ का मतलब है यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव योर हेल्थ। जैसे आपको मान लो आज के टाइम पे बहुत सारी ऐप आती हैं जिसपे आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हो, यानी आपने घर से डॉक्टर को वीडियो कॉल करा और उसको अपना कंडीशन बताया, वो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, तो ये टेली हेल्थ सर्विसेज होती है। तो ये किसका पार्ट है? डिजिटल हेल्थ का पार्ट है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, आपने अपनी रिपोर्ट्स मान लो आपको मुंबई या दिल्ली के किसी बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अब वहां पर आपका आना पॉसिबल नहीं है, तो आपने अपने जो टेस्ट हैं जो भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए, आपने अपने लोकल एरिया में वो टेस्ट कराए और वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी दिल्ली या मुंबई, जहां भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें आप क्या यूज कर रहे हो सर? हेल्थ केयर के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ रिकवरी, हेल्थ केयर डिलीवरी, इसी को हम क्या कहते हैं? डिजिटल हेल्थ कहते हैं। ठीक है सर, जैसे इंडिया में अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कोविन आपने सुना होगा। कोविन कब काम आया था सर? जैसे अब हमें वैक्सीन लेनी थी, वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना था, तो कोविन पोर्टल पे जाके अपॉइंटमेंट लिया था। या फिर हम लोगों ने आपका जैसे कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी हमें मिल रही थी वो किसके थ्रू मिल रही थी? कोविन के थ्रू मिल रही थी। तो यहाँ पर हेल्थ का ध्यान हम किसकी मदद से रख रहे हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से। इसी तरह से यूनिसेफ की कुछ इनिशिएटिव है जैसे रैपिड प्रो और फैमिली कनेक्ट, ये सब डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स किसका पार्ट है? डिजिटल हेल्थ का पार्ट है। ठीक है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ
ये इसीलिए लाया गया है, ये इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर लाया गया है ताकि लोगों का जो नेटवर्क है डिजिटल हेल्थ का उसको इंक्रीज करा जा सके। जैसे होता क्या है कि मानो कोई अच्छा डॉक्टर यूएसए में बैठा है, लेकिन हम तो इंडिया में बैठे हैं, तो यूएसए के डॉक्टर से फायदा हम इंडिया में बैठ के उठा सके, तो इसके लिए डिजिटल हेल्थ का यूज किया जा सकता है। यानी डिजिटल हेल्थ का यूज करना ग्लोबल लेवल पे फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। मान लो कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई कंट्री किसी फील्ड में अच्छा है, तो एक पूरी दुनिया एक साथ मिलकर डिजिटल हेल्थ को प्रमोट कर सके, उसके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, इट विल कंसोलिडेट द एविडेंस एंड एम्पलीफाई रिसेंट एंड पोस्ट गेन्स इन ग्लोबल डिजिटल हेल्थ while strengthening mutual accountability to enhance the impact of future investment। ठीक है, इस तरह का सिस्टम बन जाएगा कि आप इंडिया में बैठ के G20 के किसी और देश के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, उनको अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हो और उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप किसके थ्रू कर पाओगे? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ठीक है, ये पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा जो आपका डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करेगा, उन लोगों तक जानकारी पहुंचाएगा जिन लोगों तक जानकारी का अभाव है, जिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सर, चलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी सर, यहां तक चीजें क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट विद एन आउटले of 14,903 crore. Under the project, total how many IT professionals will be re-skilled and upskilled in the next 5 years? Recently, the Union Cabinet has approved the extension of Digital India project with an outlay of rupees 14,903 crore. Under the project, total how many IT professionals will be re-skilled and upskilled in the next 5 years? बताइए सर। देखो, आपने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना होगा, बहुत सालों से चल रहा है, डिजिटल इंडिया भारत सरकार प्रमोट कर रही है। ठीक है, उसको एक्सटेंड किया गया है। उस एक्सटेंशन में सरकार ने 14,903 करोड़ और अलॉट किए हैं, जिसके तहत जो आईटी प्रोफेशनल्स है, यानी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर के जो लोग हैं, उनको री स्किल किया जाएगा। री स्किल मतलब जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, तो उनको दोबारा से इस तरह की चीजों में स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, या अगर वो पहले से स्किल्ड हैं तो उनकी स्किल्स को और बेटर किया जाएगा अगले 5 साल में। तो एक तरीके से लोगों की आईटी की रिगार्डिंग स्किल्स को प्रमोट करना। तो कितने लोगों का टारगेट है, कितने प्रोफेशनल्स का टारगेट है? 6.25 लाख। ठीक है, कितने लोगों को सरकार री स्किल करेगी, कितने प्रोफेशनल्स को? 6.25 लाख को सरकार री स्किल करेगी अंडर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, डिजिटल इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड है? जैसे हाईवेज पे ब्रॉडबैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करना, पब्लिक इंटरनेट की व्यवस्था करना, जैसे सरकार ने देखा होगा रेलवे पे वाईफाई की व्यवस्था करी, भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारे काम किसके तहत हो रहे हैं? डिजिटल इंडिया के तहत हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, इंफॉर्मेशन टू एवरीवन क्या है सर? आपका इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको बराबर से जानकारी मिले। जैसे कोविन पोर्टल था, तो ये सबको जानकारी तो प्रोवाइड कर रहा था सर। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, आईटी फॉर जॉब्स, ई क्रांति। ठीक है, ई क्रांति सर्विसेज को घर तक आपके डिलीवर करेंगे, ऑनलाइन सारा काम करवा दिया जाएगा। जैसे आपको मान लो डीएल लाइसेंस बनवाना है, घर बैठे होगा, राशन चाहिए, घर बैठे होगा, तो जितनी भी आपकी सर्विसेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप तक डिलीवर की जा रही हैं। ये ई क्रांति। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो आप ऑनलाइन करोगे। जैसे गवर्नमेंट मान लो टेंडर निकालती किसी चीज का, तो पहले टेंडर के जो पेपर्स वगैरह थे ऑफिस आके सबमिट करना पड़ते थे, अब वही सारी चीजें ऑनलाइन पोर्टल में हो जाती। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म पहले
हार्ड कॉपी में प्रिंट करते थे, आज खट से उनको फिल करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ये किसके एग्जाम्पल है? ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं, वो इंडिया में ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस है। तो ये 9 चीजें मिला के हम किसको प्रमोट करते हैं? डिजिटल इंडिया को। तो दीज आर 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। दीज आर योर 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज द हैंडबुक ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट। Which of the following organizations has released the handbook on gender stereotypes? ये रिलीज किया सर आपका सुप्रीम कोर्ट ने। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं सर? ये स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्सन के बेसिस पर उसकी पूरी कम्युनिटी को जज कर लेते हो, उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप करना, ठीक है। जैसे आप मान लो किसी नए शहर गए, जैसे आप मान लो दिल्ली आए, ठीक है। आपने दिल्ली में देखा कि दिल्ली के 2 लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, है ना। आपने क्या कह दिया? अरे दिल्ली के लड़के बहुत बदमाश है, दिल्ली के लड़के बदतमीज हैं। तो ये आपने क्या करा? स्टीरियोटाइप कर दिया। अगर आपने 2-4 लोगों को देखा और उसके बेसिस पे पूरे कलेक्टिव कम्युनिटी को अगर आपने कोई टैग दे दिया कि ये तो ऐसे ही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप करना कहलाता है। जैसे लोग क्या करते हैं, जनरली आपने देखा ही होगा, स्टीरियोटाइपिंग इट्स अ कॉमन थिंग। तो कई बार स्टीरियोटाइपिंग जेंडर को लेके की जाती है, ठीक है। जैसे कोई अगर फीमेल है, कई बार स्टीरियोटाइपिंग की जाती है कि अगर मान लो, हाँ, कि फॉर एग्जांपल जनरली इस तरह के केस देखे जाते हैं कि मान लो आप एक दो किसी लड़की से मिले, है ना, वो आपके सवालों के अच्छे से जवाब नहीं दे पाई, आपने कहा इनका आईक्यू कम है, आपने जनरलाइज कर दिया कि नहीं, जितनी भी लड़कियां होती है उनका आईक्यू कम होता है। तो ये आपने क्या करा? स्टीरियोटाइप करा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जब आप जेंडर के बेसिस पे स्टीरियोटाइप करते हो तो उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हमारे लॉज में ऐसे बहुत से वर्ड है जिनका मीनिंग बहुत निगेटिव निकलता है, ठीक है। तो उन वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है। यानी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं हमारे कानून में जिनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उनका एक अल्टरनेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक वर्ड है वो स्टीरियोटाइप करता है किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे एक वर्ड यूज होता है एडल्ट्रेस, तो उसको कोर्ट ने कहा है कि एडल्ट्रेस वर्ड यूज मत करो, उससे बेटर ये है वर्ड उसके जगह यूज करो विमेन हु हैज एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, ठीक है, ताकि सारे लोगों को एक तराजू में ना तौला जा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है? हैंडबुक बनाई है, जिसकी मदद से जो जज हैं और जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या करेंगे? वो जेंडर स्टीरियोटाइप को रिकॉग्नाइज करेंगे, समझेंगे और उससे लड़ेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हैंडबुक इसलिए बनाई है ताकि आने वाले अब जो जजेस हैं या फिर जो लीगल फील्ड के लोग हैं या जो आपका जो भी आपका लीगल फील्ड से रिलेटेड है, वो इस चीज को समझे कि हाँ, इस तरह का वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं। देखिए बहुत सी बार हमें आइडिया नहीं लगता है कि स्टीरियोटाइपिंग हम कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है,
ठीक है। जैसे मान लो दो लड़कों के बीच लड़ाई हो रही है, एक ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा, तो दूसरे ने क्या कहा मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट है। हम लोग कई बार इस तरह के स्टेटमेंट बोल देते हैं और हमें कभी रियलाइज भी नहीं होता है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम पूरी कम्युनिटी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को यूज करने से बचना चाहिए, और बचने से पहले हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक बनाई है कि इस तरह के वर्ड्स को पहले आप रिकॉग्नाइज करो कि ये वर्ड अगर आप किसी को बोल रहे हो तो आप उसकी पूरे कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप कर रहे हो। फिर इन वर्ड का मतलब समझो कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिर आप उनसे लड़ो, उन वर्ड्स को खत्म करो, ताकि आप जो जेंडर स्टीरियोटाइप है हमारी लीगल लैंग्वेज और जजमेंट में उसको हम खत्म कर पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हैंडबुक निकाली है। ठीक है सर, मतलब समझ में आ रहा है? इस हैंडबुक का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? देखो ये ऐसी चीज है, आप भले कॉम्पिटिटिव फील्ड से नहीं भी हो, बट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ये चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो इफ यू आर इवन नॉट गिविंग एनी एग्जाम, बट स्टिल एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से किस तरह से बचा जाए और किस तरह से उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। तो सबसे पहला पार्ट तो यही है कि हम उसे रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ऐसा बोल के हम क्या कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए जी। तो आज फिर हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपका 9th 10th पे मैथ का क्लास होगा जो हमारे एपीएसएसबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका। ठीक है, चलिए सर फिर। देखो कार्तिक जी, एक्सप्लेनेशन जहां पर लंबा देने की जरूरत होती वहां मैं लंबा देता हूँ, जहां उससे कम पे काम चल जाता है वहां कम पे भी देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है ना जरूरत कितनी है। ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन को जबरदस्ती उतना ही टाइम दे के खींच रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, जहां जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डील करते हैं। ठीक है सर, चलिए फिर इसके आगे हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।